हेलो बेटा, तो ये आपका फोर्थ पार्ट है एक्सप्लेनेशन का चैप्टर 1 का। लास्ट पार्ट में हमने गैशियस स्टेट तक अपनी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की थी। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि जो गैसेस होती हैं, ठीक है, इनमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो बहुत फ्रीली होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर अरेंज होते हैं और उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है। मैंने आपको कंप्रेस्ड गैस के बारे में भी समझाया था एक एक्टिविटी के थ्रू। जो एक्टिविटी किसकी थी? सिरिंज की थी, ठीक है, जिसमें हमने 3 अलग अलग तरह की चीज़ें डाली थी, 3 सिरिंज हमने ली थी और हमने ये समझा था कि जो कंप्रेस्ड गैस है वो क्या होती है। अब यहाँ पर आपके जो घर होते हैं ना, एलपीजी सिलेंडर्स जो आते हैं उनमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंप्रेस्ड फॉर्म में भरी जाती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दबाव डाल के भरा जाता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है सीएनजी के बारे में। सीएनजी आपको पता ही होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल होता है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इसे यूज़ भी करना चाहिए, इससे पोल्यूशन कम होता है, ठीक है। तो ये जो सीएनजी होती है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर्स एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी वजह से जो गैसेस हैं लार्ज अमाउंट में, मतलब छोटी सी जगह पर ज़्यादा अमाउंट में गैस को हम फिल कर सकते हैं कंप्रेस करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है कि जब किचन में खाना बनता है या कुछ भी बनाया जाता है तो उसका जो अरोमा होता है वो हवा में, उसकी जो महक होती है वो हवा में मिक्स होकर के आपके दूसरे रूम तक आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है, सॉलिड्स और लिक्विड्स का, देखिए, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज एज इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस का हमको कंपेयर करना है। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। डिफ्यूजन मैंने आपको क्या समझाया था कि इंटरमिक्सिंग होती है दो गैसेज की, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैसेस होती है उसमें डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा स्पेस है? बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। इन द गैशियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो गैशियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रैंडमली, मतलब कहीं पर भी किसी भी जगह पर हाई स्पीड में मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जब ये मूव करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को भी हिट करते हैं और जिस कंटेनर में वो है उसको भी हिट करते हैं, ठीक है, उसकी वॉल्स को। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। तो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है गैसेस से, मतलब गैसेस में जो प्रेशर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब पार्टिकल्स वॉल्स को हिट करते हैं, ठीक है, तो वापस आते हैं, फिर हिट करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इससे ना एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। कहाँ पर? वॉल्स ऑफ कंटेनर में एक प्रेशर जनरेट होता है। देखो यहाँ पे अरेंजमेंट बताया जा रहा है सॉलिड का, लिक्विड का और गैसेस का। देखिए यहाँ कितने मॉलिक्यूल ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा स्पेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? क्या कोई भी पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज कर सकता है किसी भी तरह से चेंज होने पे? मतलब आउटसाइड अगर हम कोई फोर्स लगाएं, कुछ एक्टिविटी उनके साथ करें, तो क्या उनका स्टेट चेंज हो सकता है? तो यहाँ पर 3 स्टेट दिए हुए हैं मैटर के, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड गैसेज एज वाटर वेपर। ये आपको एग्जांपल ले लिया आपको, ठीक है। अब आपको इन्हीं के थ्रू ये समझना है कि क्या जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। चलो, तो यहाँ पर तो आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाया जा रहा है, 2 एक्टिविटी दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन पर लेके आती हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। मान लीजिए आपने एक आइस का टुकड़ा लिया है, ठीक है। अब आप जब उसे गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है,
उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ होगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे ग्रेटर स्पीड से, और उतनी ही ज़्यादा स्पीड से वो सॉलिड किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में। ठीक है, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन को लीव करेंगे, उसे छोड़ेंगे और एक दूसरी जगह पर क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। ठीक है, the minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। तो वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए फिर से समझ लो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर देता है तो मतलब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो उन्हें पकड़ के रखा हुआ था वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ओके, आइस का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, वो क्या कहलाता है, फ्यूजन। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? तो जब सॉलिड मेल्ट होता है उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, तो ये हीट एनर्जी कहाँ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point is reached till the ice melt। ठीक है, जब तक आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक जो टेम्परेचर है, ठीक है, सिस्टम का वो चेंज नहीं होता है। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट। तो इसलिए हम हीट को सप्लाई करते रहते हैं जब तक कि वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो ये जो हीट आप अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ये हीट कहाँ पर अप्लाई हो रही है, ये हीट सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में अप्लाई हो रही है। ठीक है, as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat। तो ये जो hidden energy होती है एक्चुअली में ये कहलाती है latent heat। क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रही हूँ यहाँ पे, मतलब आइस को आपने लिक्विड में कन्वर्ट किया, आप उसको एनर्जी अप्लाई कर रहे हो, धीरे धीरे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होते तक भी वो लिक्विड जो है बॉयल हो रहा है, उबल रहा है या गर्म हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो एक्चुअली में जो एनर्जी उस लिक्विड में अप्लाई हो रही है, कुछ एनर्जी जो हिडन हो जाती है, छुप जाती है, दैट हीट एनर्जी इज़ नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए 1 किलो आइस को लिक्विड कन्वर्ट करने में जितनी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जितनी भी एनर्जी लगेगी, वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, so particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particle in ice at the same temperature। तो आइस के जो पार्टिकल 0 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। अगर कोई आइस जमी हुई है तो उसमें कम एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस। ओके,